हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए कंप्यूटर की 15वीं क्लास है। इसके पहले कंप्यूटर की 14 क्लास आ चुकी हैं और पंचायती राज की 22 क्लासेज इसी चैनल पर पड़ी हुई हैं। जो भी नए स्टूडेंट हैं जाके उनको भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक डीएल यानी कि डीप लर्निंग और दूसरा बिग डेटा एनालिसिस। दोनों को हम अच्छे से कवर करेंगे, प्लस दोनों के एमसीक्यूज भी देखेंगे। मतलब डीप लर्निंग जैसे ही खत्म होगा उसके बाद इसके 15 से 20 एमसीक्यूज देखेंगे। सेम करेंगे बिग डेटा एनालिसिस पर, जिससे कि ये टॉपिक अच्छी तरह से आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका एक आईओटी बचेगा और एक बचेगा डेटा सिक्योरिटी। ये दोनों नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे तो आपका खत्म हो जाएगा कंप्यूटर। फिर अगर कुछ रह जाएगा जैसे शॉर्टकट कीज है तो उसकी एक पीडीएफ दे दी जाएगी और बाकी चीज़ें एमसीक्यूज में आपकी आ जाएंगी। जब ओवरऑल ये पूरा प्रोसेस कवर होगा तो आप देखोगे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा आपको जो बाहर से जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है थ्योरी क्लासेज, वैल्यू एडिशन और एमसीक्यूज का। इन तीनों को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए डीप लर्निंग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को कि जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दूसरा मशीन लर्निंग और तीसरा डीप लर्निंग, क्या अंतर है तीनों में। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक उप ब्रांच है मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग की उप ब्रांच है डीएल। दैट मीन्स ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसी के अंदर में आती है आपकी मशीन लर्निंग, इसके अंडर में आती है डीप लर्निंग। अब तीनों में अंतर क्या है। जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसमें आपको क्या प्रोग्रामिंग करनी होती है। मशीन को आप प्रोग्राम करते हो जिससे कि वो चीज़ों को सीखता है। फिर आई आपकी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में प्रोग्रामिंग वाला काम आपका मिनिमम हो गया या ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, आपने कई प्रकार के सेंसर लगा दिए, एक बार मशीन को प्रोग्राम कर दिया। अब ये सेंसर डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में। डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, सपोज करो आपने यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा दिया जो टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट कर रहा है। अब ये दिन भर का डेटा कलेक्ट कर रहा है, एक दिन का, कि सुबह कितने डिग्री था, 10 डिग्री था। दोपहर में ये 22 डिग्री चला गया। शाम को जाते जाते फिर कम हो गया 15 डिग्री। और रात में एक टाइम पे 4 बजे के लगभग ये 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है टेम्परेचर। ये पूरा एक दिन का, 2 दिन का, तो पूरे दिसंबर महीने का इसने डेटा कलेक्ट किया। तो ये निष्कर्ष पे पहुंच सकता है कि ये सर्दी वाला समय है। यहाँ पे जब सर्दियाँ होती हैं तो वातावरण में नमी बहुत कम होती है। एयर क्या होता है, नीचे बैठी रहती है, तो एयर का जो प्रेशर होता है ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा होता है। जब एयर नीचे बैठी रहेगी तो सारा पॉल्यूशन भी नीचे बैठा रहेगा, तो क्या होगा, पॉल्यूशन भी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये सारे निष्कर्ष ये यहाँ से निकाल सकता है क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग हो रखी है और ये डेटा कलेक्ट करके डेटा से सीख रहा है। जब ये 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का पूरा डेटा कलेक्ट करेगा, अगली साल करेगा तो और ज़्यादा सीख जाएगा। तो सेम इससे डेटा से क्या कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं। ये हो गई मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आपको कुछ फीचर ऐड करने पड़ते हैं। जब वो फीचर्स ऐड हो जाते हैं तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग फीचर ऐड करने पड़ते हैं। अब आते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इसी का ही पार्ट है और इसमें थोड़ा और गहराई में जाते हैं। डीप लर्निंग में क्या होता है, हर बार हर चीज़ के लिए आपको फीचर ऐड नहीं करने पड़ते हैं। मशीन अपने आप ही सीखती है और ज़्यादा अच्छे से सीखती है। प्लस यहाँ पे डेटा सेम चीज़ है, यहाँ से भी डेटा से ही सीखती है मशीन, ठीक है, डीप लर्निंग में। लेकिन यहाँ पे कम फीचर ऐड करने की ज़रूरत होती है, प्लस और डिटेल में और डीपली ये काम करती है। जैसे कि अगर आपने पूछा कि क्या आज टेम्परेचर ज़्यादा है, क्या आज गर्मी है, तो मशीन लर्निंग आपको जवाब दे देगी हाँ या नहीं में। लेकिन डीप लर्निंग पूरा बताएगी कि किन तथ्यों के आधार पे ये बता रहे हैं कि आज गर्मी है या नहीं है। तो ये अंतर है दोनों में। अब आ जाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे। डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग की एक शाखा है जो कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। एएनएन मैंने बताया था आपको, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। मस्तिष्क में, जैसे मनुष्य का मस्तिष्क होता है ना, उसमें छोटे छोटे से न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स में सेंसिटिविटी होती है, जब आप कोई निर्देश देते हो न्यूरॉन्स के माध्यम से आपके माइंड तक पहुंचते हैं। जब आपकी बॉडी में कोई एक्टिविटी होती है, रिएक्शन होता है, उसको कुछ ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें मस्तिष्क तक कहाँ से पहुँचती है, न्यूरल नेटवर्क। अब मशीन को भी मस्तिष्क की तरह कार्य कराना था तो इसके लिए क्या बनाया, आर्टिफिशियल, मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित न्यूरल नेटवर्क। इसके कुछ कॉमन टाइप होते हैं, जैसे आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क,
एक होता है CNN, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, कहीं पे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी इसका लिखा रहता है। तो ये CNN और RNN का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आप, और ANN का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी कभी भाषा पूछी जाती है, कभी कभी कोई प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पूछा जाता है, कभी लेयर्स पूछी जाती है, इतना ही पूछा जाता है, एल्गोरिदम वगैरह, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ से क्वेश्चन इतने डीपली आते हैं। अगर डीपली पढ़ने जाओ आप तो मशीन लर्निंग जो आपका है ना ML, ये कल मैं एक PDF देख रहा था, 100 पेजेज की थी, सिर्फ मशीन लर्निंग पे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतने खतरनाक थे उसमें कि वो आपके काम के नहीं हैं। तो मशीन लर्निंग पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन की वजह से ही कंप्यूटर या आपकी मशीन सीखती है, वो आपके काम की है नहीं। आपके काम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो 70% आपके MCQ से कवर होगा। आगे चल के जब टॉपिक वाइज MCQ जाएंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चंस नहीं रह जाएंगे इन टॉपिकों से रिलेटेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बुनियादी मशीन लर्निंग की अगर बात की जाए तो उसमें एक सीमित डेटा प्रोसेस करने की ही क्षमता थी। आमतौर पर कौन सा डेटा, स्ट्रक्चर्ड, जो एक स्ट्रक्चर में हो, मॉडल में हो, एक प्रकार के स्ट्रक्चर्ड डेटा, या इसको ही ये क्या है कैलकुलेट कर सकती थी या इसका उपयोग कर सकती थी। जबकि डीप लर्निंग जो एल्गोरिदम है इसकी डेटा प्रोसेसिंग क्षमता भी काफ़ी अधिक है, और जो परंपरागत मशीन लर्निंग की तुलना में इसे चाहे स्ट्रक्चर डेटा हो चाहे अनस्ट्रक्चर डेटा हो, दोनों को ही ये हैंडल कर सकती है। जैसे स्ट्रक्चर डेटा मैंने बताया ना, एक फॉर्मेट है, जैसे आप एक्सेल में शीट बनाते हो ना, यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे मार्क्स हो गए, यहाँ पे कुछ और हो गया, मेल है कि फीमेल है, यहाँ पे कैटेगरी हो गई, ये हो गया एक स्ट्रक्चर फॉर्म में। दूसरा होता कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे मार्क्स दिए हैं, कहीं पे वीडियो दिया है, कहीं पे फाइल दी है, कहीं पे ऑडियो फाइल दिया है, ये सारा डेटा है, और फिर इसमें से काम की चीज़ निकालना, ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं कि अगर एक वाक्य में कहा जाए तो डीप लर्निंग के द्वारा कंप्यूटर्स में इंसान की तरह सोचने, समझने और अनुभव करने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए डीप लर्निंग को काफ़ी बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि डेटा से ही ये सीख रहा है, तो इसको क्या है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेटा की आवश्यकता पड़ती है। आगे चलते हैं कैसे कार्य करती है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर होता है इसी का उपयोग किया जाता है, और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, डीप न्यूरल नेटवर्क। तो ये भी ध्यान रखना, डीप न्यूरल नेटवर्क किसे बोला जाता है, डीप लर्निंग को। आगे चलते हैं। इस नाम से बुलाया जाता है न्यूरल नेटवर्क को इंसानी दिमाग में स्थित न्यूरॉन से प्रेरित होकर तैयार किया गया, जो मैंने अभी बताया आपको। डीप लर्निंग मॉडल को अधिक डेटा और न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें इसे कम से कम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हर बार ना फीचर ऐड करने होते हैं आपको, ना प्रोग्रामिंग तो करनी ही नहीं पड़ती है। एक बार मैन प्रोग्रामिंग कर दो, फिर अपने आप डेटा से और फीचर से ये सीखता रहता है, और यह बिना प्रोग्रामर की मदद से खुद से ही फीचर्स को समझ पाता है। न्यूरल नेटवर्क के भीतर 3 लेयर्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक इनपुट लेयर, दूसरी आउटपुट लेयर, मतलब ये 3rd नंबर की है। ये जो 2nd नंबर की है इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर हो सकती है, जो हिडन लेयर होती है ना, इसके अंदर भी बहुत सारी लेयर होती हैं। तो नॉर्मली 3 लेयर होती है, और वैसे बहुत सारी हो सकती हैं, ये ध्यान रखना। जिनमें सबसे पहला काम किसका होता है, इनपुट लेयर का। ये तो पता ही है, किसी भी कंप्यूटर को सबसे पहले आप क्या करते हो, इनपुट देते हो। तो सबसे पहला काम किसका, इनपुट लेयर का होता है, जिसका कार्य डेटा को बाहरी दुनिया से न्यूरल नेटवर्क में लाना है। न्यूरल नेटवर्क कहाँ है, मशीन के अंदर है। डेटा कहाँ है आपका, बाहरी दुनिया में। तो इस डेटा को बाहरी दुनिया से आप कहाँ लाते हो, न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं होती है, ध्यान रखना। जो इनपुट लेयर है वहाँ किसी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं होती, बल्कि डेटा आगे हिडन लेयर को भेज दिया जाता है। अब जो भी सारा काम है वो हिडन लेयर में होगा, आउटपुट लेयर में सिर्फ जो परिणाम निकलेगा उसे दिखाया जाएगा। तो इनपुट भी आपका एक छोटा सा काम है, इनपुट में डेटा यहाँ पे आता है और आउटपुट में दिखता है। मेन काम होता है हिडन लेयर्स में, इसलिए हिडन लेयर्स बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। हिडन लेयर इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में होती हैं, जिसका कार्य इनपुट लेयर से प्राप्त डेटा को प्रोसेस करना, फिर उसकी गणना करना और निष्कर्ष निकालना होता है। हिडन लेयर के भीतर भी कई लेयर हो सकती हैं, और हर हिडन लेयर कई न्यूरॉन्स से बनी होती हैं। तो न्यूरॉन्स तो लाखों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं, तब एक लेयर बनती है, जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आउटपुट लेयर डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम भाग है, जिसका कार्य क्या करना है, जो हिडन लेयर ने आपको आउटपुट दिया उसे क्या है, आप डिस्प्ले करोगे।
तो जिसका कार्य हिडन लेयर से प्रोसेस जानकारी को प्राप्त कर बाहरी दुनिया को देना होता है। डीप लर्निंग के मुख्यतः दो चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है, इनपुट डेटा के कई नॉन लीनियर, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए जाते हैं, जिसके बाद आउटपुट के रूप में एक स्टैटिस्टिकल मॉडल तैयार कर दिया जाता है। दूसरे चरण का लक्ष्य क्या है कि तैयार किए गए मॉडल का जटिल गणितीय विधि के द्वारा सुधार करना। जो मैंने बताया बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं, इसके द्वारा जो मॉडल तैयार होता है उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, अगर एरर वगैरह, तो इसको दूर किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क इन दोनों चरणों को काफ़ी लंबे समय तक लगातार दोहराता रहता है जब तक कि इसमें एक्यूरेसी ना आ जाए। ये आपकी पूरी क्रिया विधि हो गई। अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अंतर जान लो। जैसा मैंने बताया था, तीनों में बता दिया था मैंने तो आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीनों में इंसानों की तरह इंटेलिजेंस लाने के दो तरीके मौजूद हैं, ठीक है। इंसानों की तरह इंटेलिजेंस कैसे आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी को बोलते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि उस मॉडल को एक एल्गोरिदम की मदद से प्रोग्राम किया जाता है, जिसे बाद में उस तरह से काम कर पाता है जैसे उसको प्रोग्राम किया गया। मतलब पहले इसमें प्रोग्रामिंग डाल दो एक एल्गोरिदम के माध्यम से, जैसे ही आपने प्रोग्रामिंग डाली मशीन उसी प्रकार से कार्य करेगी, उसी को ही बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरे तरीके में मॉडल को बिना प्रोग्राम किए, अब दूसरे तरीके में आपने प्रोग्रामिंग नहीं की, आप सिर्फ इसको डेटा दे रहे हो, तो डेटा की मदद से ट्रेन किया जाता है, और इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में किसी मॉडल को डेटा की मदद से ही ट्रेन किया जाता है, जिसके लिए उस मॉडल में मैनुअली फीचर ऐड करने होते हैं। तो इसमें क्या, जो मॉडल है आपका, जिसे आप डेटा की मदद से क्या कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, इसमें मैनुअली मतलब अपने हैंड से क्लिक करके कुछ फीचर्स ऐड कर रहे हो, जिसको फीचर एक्सट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये किसमें काम हो रहा है, मशीन लर्निंग। जब आप डीप लर्निंग में जाओ तो ये जो फीचर ऐड वाला प्रोग्राम है ये भी बहुत कम हो जाएगा। अब अगर बात डीप लर्निंग की जाए तो इसकी मदद से बनाया मॉडल भी मशीन लर्निंग की तरह ही डेटा से सीखता है और ट्रेंड होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि डीप लर्निंग में हमें अलग से सभी फीचर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। डीप लर्निंग का जो एल्गोरिदम है ना, खुद ही डेटा से सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एडवांस है। उदाहरण के तौर पर ड्राइवरलेस कार, जो आपने टेस्ला की कार देखी होगी, ऑटो पायलट मोड पे चलती है, रोड पर चलते किसी पर्सन या ट्रैफिक लाइट को खुद ही डिटेक्ट कर लेती। कोई पर्सन आ रहा तो रुक जाएगी, बहुत दूर से डिटेक्ट कर लेगी, रुक जाएगी, धीमी होने लगेगी, और रेड लाइट वगैरह है, ट्रैफिक लाइट है या ग्रीन लाइट है तो उसको पहचान लेती। मशीन लर्निंग किसी प्रश्न का उत्तर, अगर जैसे कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है तो उसका उत्तर हाँ या ना में ही देती है मशीन लर्निंग। जबकि डीप लर्निंग क्या है, उन तथ्यों को, उसके पीछे रीजन को भी बता सकती है जिस आधार पर इसने ये निर्णय लिया है। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। तो अगर आपने देखा हो एलेक्सा है अमेजन की, और भी बहुत सारे गूगल असिस्टेंट हैं, तो ये जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, या आपने देखे होंगे कि चैट बॉट्स होते हैं। आप कभी भी स्विगी वगैरह पे जाओ, हेल्प के लिए क्लिक करना, तो उसमें देखना चैट बॉट्स ही आपसे बात करते हैं और कोई नहीं करता। ये सब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पे आधारित ही ये चैट बॉट्स होते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट, अब जहाँ पे मैं एआई की बात करूँ तो एआई तो सब में यूज होनी है, चाहे मशीन लर्निंग हो चाहे आपकी डीप लर्निंग हो। एआई के अंदर और गहराई में जब जाते हो आप तो आ जाती मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग की और गहराई में जाते हो तो क्या आता है आपका, डीप लर्निंग। आगे चलते हैं। व्यापक रूप से चिकित्सा अनुसंधान, इसका प्रयोग और कहाँ कहाँ हो रहा है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सा अनुसंधान, दवा की खोज, चिकित्सा इमेजिंग, अंदर की इमेज वगैरह लेना, या आपने जो ऐसा बताया कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है उसकी एक इमेज क्रिएट कर देना। इमेजिंग की प्रक्रिया के माध्यम से कैंसर, मधुमेह, रेटिनोपैथी जैसी जीवन घातक बीमारियों के निदान के लिए इसका उपयोग, बहुत सारे उपयोग है, हर एक चीज़ में आप उपयोग कर सकते हो मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग का, ठीक है। इसके बाद नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूट्यूब, स्पॉटिफाई जैसी कंपनियां क्या करती हैं, अपने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जो फिल्में उस व्यक्ति की थोड़ी बहुत उसका इंटरेस्ट जान लेते हैं, जैसे वो क्लिक करता है, सर्च करता है, तो प्रासंगिक फिल्में, गाने और वीडियो अनुशंसाएं देती है। समाचार, दुनिया भर के समाचार हैं वो आ जाते हैं, तो उनको क्या, रिलेवेंट समाचार आपको एकत्र करते हो,
जो फैक्ट चेक होता है फर्जी समाचार पत्र उसका भी ये पता लगाती है। और संगीत वगैरह रचना, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या है ना, आप आर्टिफिशियल संगीत की रचना कर सकते हो और उससे अच्छा जो आपके ये नेचुरल बनाते हैं इनसे अच्छा कर सकते हो। ये सारे इसके प्रयोग हो गए। हाँ, ये पेड बैच के बारे में जानकारी है। जो लोग भी नए हैं उनको बता दें, ये पेड बैच हमारा चल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो भी अब तक आपको कराया गया है, प्लस रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है। रिवीजन प्रोग्राम में क्या होता है, आप सुबह में रिवाइज करते हो, शाम में उसी टॉपिक पे 100 प्लस, किसी पे 150 प्लस, किसी पे 200, ऐसे आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं एमसीक्यू, जिन्हें आप सॉल्व करते हो तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह से रिवाइज हो जाता है। फिर आप इसमें से जो भी आपके गलत हुए क्वेश्चन या जो आपको लगता है बाहर से है वो ऐड कर ले तो ये टॉपिक पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। समय समय पर टास्क दिया जाता है। अभी हाल ही में एक टास्क दिए गए, फिर से टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हमने तैयार कराए हैं। 200 एमसीक्यूज हर टॉपिक पे फिर से तैयार हुए हैं। और केवल इस पे नहीं हुए हैं, करंट पे भी एमसीक्यूज तैयार हो गए हैं। यूपी का जो करंट होता है आपका, इसके अलावा आपका योजनाओं पे एमसीक्यूज तैयार हो गए। और बहुत इतने तरीके से हुए कि क्वालिटी कंटेंट इतना है ये कि इसके बाद कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन आने का चांस ही नहीं बनता। ये जब सारा प्रोग्राम चल जाएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि यही डिफरेंस क्रिएट होगा। जैसा हम हर बैच में टारगेट करते हैं कि 70%, मिनिमम 70% स्टूडेंट हमारे यहाँ से जाने चाहिए। जिस एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं इसमें भी हम 1000 प्लस स्टूडेंट हमारे जाएंगे। पेड बैच में अभी 900 के आसपास स्टूडेंट होने वाले हैं। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, जो भी आपकी क्वेरी वगैरह वो दूर हो जाती है। ये फीस है, इस नंबर पे आप पेमेंट करना है, फ़ोनपे, गूगल पे या जो भी आप कर सकते हो। और ये नेम एक बार चेक कर लेना। इसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, या तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पे भी स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो आपको जोड़ लिया जाएगा। कोई क्वेरी आती है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब डीप लर्निंग पे हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो पूछ रहा है किस तंत्रिका नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट के बीच केवल एक छिपी हुई परत होती है। तो जो तंत्रिका नेटवर्क की बात हो रही है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात हो रही है, तो ऐसा कौन सा न्यूरल नेटवर्क है जिसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच केवल एक ही हिडन लेयर होती है। तो इसे बोलते हैं उथला तंत्रिका नेटवर्क। अगला है जो छवि वर्गीकरण, जो मतलब आपकी पिक्चर। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की तुलना में डीप लर्निंग एल्गोरिदम कितनी ज़्यादा सटीक है, तो 0.41% ज़्यादा सटीक है डीप लर्निंग। अगले पे आते हैं, डीप लर्निंग एल्गोरिदम की कितनी परतें बनाई गई हैं। जैसा मैंने बताया कि वैसे तो नॉर्मली 3 परत होती हैं, इनपुट, आउटपुट और बीच में आपकी क्या है, हिडन लेयर। लेकिन होता क्या है कि हिडन लेयर के अंदर भी बहुत सारी परत हो सकती है। आरएनएन का मतलब क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। हिंदी में क्या है, आवर्ती तंत्र का नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सी गहन शिक्षा की सीमाएं हैं। गहन शिक्षा की सीमाएं क्या है, विशाल प्रशिक्षण डेटा सेट प्राप्त करें। गहन शिक्षा मतलब डीप लर्निंग की बात हो रही है, ये थोड़ा ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश में यही थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो विशाल प्रशिक्षण डेटा सेट प्राप्त करें। हाँ, डेटा की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, डेटा की लेबलिंग करनी पड़ती है, और इनमें से कोई भी नहीं एक गलत हो जाए, ऊपर के दोनों होने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। CNN का प्रयोग अधिकतर तब किया जाता है जब कोई होता है, क्या होता है, तो जो आपका कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क है इसमें क्या होता है, संरचित डेटा होता है, तभी आप क्या करते हो, CNN का प्रयोग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन से RNN का सामान्य उपयोग है। RNN क्या है आपका, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और CNN क्या है, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क। तो धोखाधड़ी वाले क्रेडिट कार्ड लेन देन का पता लगाएं, बिल्कुल लगता है। छवियों के लिए कैप्शन प्रदान करें, बिल्कुल। व्यवसाय प्रतिभूति व्यापारियों को विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने में मदद करते हैं, ये सारे काम होते हैं। आगे चलते हैं, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। एक साधारण MLP मॉडल में, ठीक है, मशीन लर्निंग प्रोग्राम की बात हो रही, इनपुट लेयर में 8 न्यूरॉन, छिपी हुई लेयर में 5 न्यूरॉन और आउटपुट लेयर में 1 न्यूरॉन होता है। हिडन आउटपुट लेयर और इनपुट लेयर के बीच
वेट मैट्रिक्स का आकार क्या होगा, ये जो मैंने बोला ये थोड़ा और डीपली चले गए। तो ये क्या बोल रहे हैं, आपकी जो आपकी हिडन लेयर है उसको पहले आप लो सेंटर में। हिडन लेयर में कितने, 5 न्यूरॉन है। तो और बाकी में एक इसमें आउटपुट में है और 8 आपके किसमें, इनपुट में। तो इन्होंने क्या कर दिया, हिडन इधर भी है, हिडन कॉमन है आपका, हिडन इनटू आउटपुट और इनपुट इनटू हिडन, ये आ जाएगा आपका मैट्रिक्स। निम्न में से कौन सा कथन वास्तविक न्यूरॉन का सही प्रतिनिधित्व करता है। वास्तविक न्यूरॉन किसे कहते हैं ये पूछ रहा है। एक न्यूरॉन में कई इनपुट होते हैं लेकिन आउटपुट केवल एक ही होता है, बिल्कुल। एक न्यूरॉन में केवल एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। इसके बाद एक न्यूरॉन में एक इनपुट लेकिन कई आउटपुट होते हैं, और ऊपर के सभी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कि एक न्यूरॉन में कई इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट केवल एक हो सकता है। एक न्यूरॉन में एक इनपुट हो सकता है, एक ही आउटपुट हो सकता है। और एक न्यूरॉन में एक इनपुट लेकिन कई आउटपुट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है एक ही न्यूरॉन। डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्नलिखित में से किसका निरंतर इनपुट होगा। तो किसका, इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन, वेट जो होता है। इनपुट परत में नोड्स की संख्या 10 है और छिपी हुई परत 5 है टोटल, ठीक है। इनपुट परत जो है आपकी वो टोटल 10 नोड्स हैं यहाँ पे, और छिपी हुई परतों की संख्या कितनी है आपकी, 5 है। इनपुट परत से छिपी हुई परत तक कनेक्शन की अधिकतम संख्या कितनी होगी आपकी, 50, 10 × 5। अगला क्वेश्चन, 3 न्यूरॉन इनपुट 1 2 3 के साथ एक सरल MLP मॉडल माने। एक मॉडल मतलब ऐसा सपोज करें, इनपुट न्यूरॉन्स का वजन क्रमशः 4 5 6 है। मान लें कि सक्रियण फंक्शन 3 का एक रैखिक स्थिर मान है। आउटपुट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 96। इतना डीपली नहीं जाना है, वो तो इसमें क्वेश्चंस थे तो डाल दिए गए। बोल्ट्जमैन मशीन किससे बनी होती है, तो किस किस से, अतुल्यकालिक संचालन, बिल्कुल सही। छिपी और दृश्य दोनों इकाइयों के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ नेटवर्क, और स्टोकेस्टिक अद्यतन, तीनों से बनी होती है। पूरी तरह से जुड़े तंत्र का नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यदि सत्य है, तो कौन सा सत्य है, केवल रैखिक सक्रियण वाला FCNN, ठीक है, एक रैखिक नेटवर्क है जो तंत्र का नेटवर्क है, पूरी तरह से जुड़े तंत्र का नेटवर्क, इसी का फुल फॉर्म है FCNN। तो केवल रैखिक सक्रियण वाला जो है ना नेटवर्क, उसी को ही बोलते हैं FCNN। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में हम समस्या को हल करने के लिए गहन शिक्षण का उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी, विदेशी कणों का पता लगाएं। जैसा मैंने बोला कि जो आपकी डीप लर्निंग है हर चीज में उपयोग हो सकती है। SVM का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ये क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM, तो समर्थन वेक्टर यंत्र। कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से सत्य कथन देखना है आपको। तो सत्य क्या हो जाएगा, डीप लर्निंग डेटा से सीखने के प्रतिनिधित्व के लिए एक डिजिटल ढांचा है। आगे चलते हैं। अगला क्या है, 3 तकनीकी ताकतें मशीन लर्निंग में प्रगति ला रही है। तो कौन कौन सी हैं, हार्डवेयर, डेटा सेट और बेंचमार्क, और एल्गोरिदमिक प्रगति। ये 3 जो तकनीकी ताकतें हैं वो क्या कर रही है, मशीन लर्निंग में प्रगति लेके आ रही है। आखिरी क्वेश्चन है, किस न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में वजन का बंटवारा होता है। तो कौन कौन से, आवर्तक तंत्र का नेटवर्क में भी होता है और कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क में भी होता है। वजन का बंटवारा मतलब वेट, वेट मतलब जो इनपुट है उसकी बात हो रही। अगला टॉपिक है हमारा बिग डेटा एनालिसिस। क्या है बिग डेटा एनालिसिस, जैसे कि इसका नाम है बिग डेटा, मतलब ऐसा डेटा जो भारी मात्रा में हो, सामान्य आदमी या सामान्य मशीनों द्वारा इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हो, उसकी बात हो रही। बिग डेटा डेटा का एक संग्रह है जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और समय के साथ साथ ये तेज़ी से बढ़ती जाती है। जैसे गूगल, फेसबुक, याहू, इस पर डेटा इतना ज़्यादा होता है, हर सेकंड ये TB में डेटा बढ़ रहा है। यह बड़े आकार का और जटिलतापूर्ण डेटा सेट होता है। कोई भी साधारण पारंपरिक टूल इसे स्टोर या प्रोसेस नहीं कर सकता है। वैश्विक डेटा, जो दुनिया भर में डेटा आया है पिछले कितने 2 वर्ष का, तो
टोटल अब तक जो डेटा है उसका 90% तो केवल लास्ट 2 ईयर्स में आ चुका है। सोचो इतनी स्पीड से डेटा की मात्रा बढ़ रही है। अब जो आपको सीखना है वो देख लीजिए। तो डेटा को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है स्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड मतलब एक फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कोई भी फॉर्मेट नहीं, और सेमी में दोनों चीजें आती हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा जान लीजिए क्या है। कोई भी डेटा जिसे फिक्स्ड फॉर्मेट में स्टोर, एक्सेस और प्रोसेस किया जा सकता है उसे क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करना सबसे आसान होता है। समय के साथ जो कंप्यूटर साइंस है इसमें कुछ प्रगति हुई, इसने इस तरह के डेटा के साथ काम करने की तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। जो आपका कौन सा डेटा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसकी बात हो रही है। उदाहरण के तौर पर आपने स्प्रेडशीट पर कार्य किया होगा जिसमें डेटा को रो और कॉलम इसके फिक्स्ड फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। अब आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे। अनिश्चित फॉर्मेट वाले किसी भी डेटा को क्या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोला जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की प्रोसेसिंग में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ताकि इस डेटा की जानकारी, जो ये डेटा है, इसको जानकारी लायक और मूल्यवान बनाया जा सके। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, दोनों होते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी इसमें रहता है शामिल और अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। यह एक ऐसा डेटा है जो एक रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो डेटा एनालिसिस को क्या है, आसान बनाती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज मतलब इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो डेटा को। जब आप इसको ऑर्गेनाइज कर लोगे तो एक फॉर्म में आ गया, फॉर्मेट में आ गया, तो ये स्ट्रक्चर्ड बन जाता है। और कुछ प्रोसेस के साथ हम उन्हें रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। बिग डेटा के कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे सोशल मीडिया है, तो फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां हमारे द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को डेटा से प्राप्त करती हैं। जो हम गतिविधियां करते हैं ना, उनसे ये डेटा प्राप्त करती है, ठीक है। जिसमें अन्य उदाहरण क्या है, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ब्लॉग, स्लाइड शेयर, इंस्टाग्राम, वर्डप्रेस, इन सब में आप जो भी काम करते हो, फोटो अपलोड करते हो, इनके पास डेटा पहुंच जाता है। प्रोफाइल बनाते हो, वीडियो बनाते हो, शॉर्ट्स बनाते हो, जो भी आप बनाते हो, लिखते हो, ब्लॉग लिखते हो, इनके पास वो डेटा के रूप में जाता है और इन्हें वो स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि आपको जब आप मांग करोगे वो इन्हें अवेलेबल कराना पड़ता है सर्वर पर। फेसबुक के बारे में बात करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि सोशल मीडिया साइट फेसबुक पे इसके डेटाबेस में हर दिन 500 प्लस टेराबाइट नया डेटा जुड़ जाता है। ये तो पुराना डेटा होगा, आज की डेट में 500 की जगह 5000 हो गया होगा। यह डेटा मुख्य रूप से फोटो, वीडियो, मैसेज, कमेंट आदि से बनता है। यूट्यूब पे क्या है कि दुनिया में यूट्यूब पे प्रतिदिन 4,40,000 टीबी डेटा का उपयोग किया जाता है। वह भी तब जब इसमें जो आप वीडियो अपलोड करते हैं वो वाला डेटा शामिल नहीं है। गूगल का क्या है कि गूगल एक दिन में लगभग 20 पेटाबाइट, ये सबसे आगे है, डेटा प्रोसेस करता है। पब्लिक वेब कौन कौन सी, विकिपीडिया, हेल्थ केयर सर्विसेज, मौसम, ट्रैफिक आदि से आने वाला डेटा भी यहाँ पे शामिल है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब आते हैं एमसीक्यू पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बड़े जटिल डेटा सेटों के संग्रह के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है जिसे पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित नहीं किया जा सकता। ये क्या हो जाएगा आपका, बिग डेटा एनालिसिस। जो आपके वो वाले एमसीक्यूज थे वो थोड़े से टिपिकल भाषा थी, यहाँ पे आपकी भाषा थोड़ी सिंपल रखी गई है। स्पष्टीकरण क्या है, बिग डेटा बड़े जटिल डेटा सेट को संदर्भित करता है। यही सेम जो मैंने परिभाषा बताई थी वही है। निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के 4 वी में से एक नहीं है। बिग डेटा में 4 वी का उपयोग होता है, वी मतलब वी से शुरू होने वाला। तो आपका इसमें से एक मूल्य नहीं है। मूल्य मतलब प्राइस इसमें से नहीं है या वैल्यू नहीं है, वैल्यू की बात हो रही होगी ये, ठीक है। बाकी वेग, वॉल्यूम, विविधता, तो इसके उस पर आते हैं। 4 वी कौन से हैं आपके, वॉल्यूम, वेग, विविधता और सत्यता। संरचित और असंरचित डेटा को ऐसे प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया क्या है जिसका आसानी से विश्लेषण किया जा सके। तो इसे बोला जाता है डेटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, ठीक है। डेटा एकीकरण संरचित और असंरचित डेटा को एक ऐसे प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया जिसका आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा उपकरण बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा है आपका, हाडूप।
हडूप एक लोकप्रिय ओपन सोर्स टूल है जिसका उपयोग बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, छिपे हुए पैटर्न, अज्ञात सहसंबंध, बाजार के रुझान, ग्राहक प्राथमिकताएं और अन्य उपयोगी जानकारी को उजागर करने के लिए बड़े और विविध डेटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया क्या है? तो क्या है, इसे बोला जाता है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या होता है? जब आप बहुत सारे डेटा में से छांट के अपने काम की चीज निकालते हो। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती नहीं है? तो बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती कौन सी नहीं है? डेटा का दोहराव, क्योंकि बिग डेटा है तो उसमें तो बहुत सारा डेटा है ही और बहुत सारा डेटा कई बार दोहराया जाता है, तो ये तो चुनौती नहीं है, ये तो इसका काम ही है डेटा माइनिंग करना। ठीक है, तो डेटा डुप्लीकेशन चुनौती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक उन डेटा सेटों से सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए उपयोग की जाती है जो पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल द्वारा संसाधित करने के लिए बहुत बड़ी या जटिल हैं? किस विधि द्वारा? मशीन लर्निंग। डेटा को इस तरह से संग्रहित और प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या है जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है? तो इसे बोला जाता है डेटा वेयरहाउसिंग। संग्रहित करना डेटा को, संग्रहित मतलब भंडारण, तो वेयर हाउस में क्या करते हो आप? चीज़ों का भंडारण करते हो। निम्नलिखित में से कौन सी बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा है? तो सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा वैसे तो सभी है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग में पाइथन आ रही है, ध्यान रखना। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी पोर्शन हो, सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है पाइथन। नॉर्मली जो यूज के लिए भाषा बनी थी वो कौन सी थी? प्रोलॉग। प्रोलॉग भाषा बनी इसलिए थी कि आगे चल के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए ही यूज हो सके। और जो आपकी पाइथन होती है प्रोलॉग भाषा के अंतर्गत ही आती है, लेकिन पाइथन का जो एक अलग फॉर्मेट है जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। जबकि बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए कई प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ आम भाषाएं C++, जावा और पाइथन है। निम्न में से कौन सी एक लोकप्रिय नो SQL डेटाबेस है जिसका उपयोग बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? मोंगो डीबी। मोंगो डीबी क्या है? लोकप्रिय नो SQL डेटाबेस है जिसका उपयोग बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। एकाधिक स्रोतों से डेटा को एक एकल एकीकृत दृश्य में संयोजित करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? डेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, सीधी बात है। प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? स्केलेबिलिटी। विश्लेषण के लिए उपयोग करने से पहले डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेटा प्री प्रोसेसिंग। आपने डेटा का भी उपयोग नहीं किया, इसके पहले डेटा को आप साफ कर रहे हो तो उसको क्या? प्री प्रोसेसिंग ही बोला जाता है। बिग डेटा विश्लेषण में निम्न में से कौन सा डेटा का सामान्य प्रकार नहीं है? तो सरल डेटा एक प्रकार नहीं है जिसका उपयोग आप बिग डेटा विश्लेषण में करते हो। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा डेटा का विश्लेषण करने की एक विधि है जिसमें डेटा को छोटे उपसमूहों में विभाजित किया जाता है और कई सर्वर या नोड्स में समानांतर में संसाधित किया जाता है? इसको बोलते हैं मैप रिड्यूस। आगे चलते हैं, डेटा उत्पन्न होते ही वास्तविक समय में उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? स्ट्रीम प्रोसेसिंग। निम्न में से कौन सी एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है? जो मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इस टाइम क्या है? पाइथन है। उपयोग सबका होता है, उपयोग किसी का भी हो सकता है, किसी भी भाषा में प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इस टाइम कौन सी? पाइथन। निम्न में से कौन सी बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य डेटा स्टोरेज तकनीक नहीं है? तो सामान्य डेटा स्टोरेज तकनीक कौन सी नहीं है? MySQL। बाकी सारी यूज होती हैं। डेटा को उसकी विशेषताओं या विशेषताओं के आधार पर स्वचालित रूप से वर्गीकृत या समूहीकृत करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्लस्टरिंग। निम्न में से कौन सा बिग डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य डेटा विजुअलाइजेशन टूल नहीं है? वो कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, ध्यान रखना, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स के लिए किया जाता है? मतलब उसी समय जैसे ही डेटा आ रहा है वैसे ही आप प्रोसेस कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं अपाचे स्टॉर्म।
निम्न में से कौन सी तकनीक एक डेटा सेट पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके और नए डेटा पर भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है? वो कौन सी है? मशीन लर्निंग। निम्न में से कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का सामान्य प्रकार नहीं है? तो इसका सामान्य प्रकार कौन सा नहीं है? निर्णय सीखना। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसमें इनपुट डेटा को लेबल किया जाता है और मॉडल को नए बिना लेबल वाले डेटा पर भविष्यवाणियां करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? तो बिना लेबल वाले डेटा पर भविष्यवाणी करने के लिए इसको क्या है? प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन इनपुट डेटा को लेबल किया जाता है। दैट मीन्स लेबल्ड डेटा का यूज होता है। तो ये कौन सी हो गई? सुपरवाइज्ड लर्निंग। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसमें इनपुट डेटा को लेबल नहीं किया जाता है और मॉडल को डेटा में पैटर्न या संरचना खोजने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? दैट मीन्स यहाँ पे अनलेबल्ड डेटा का यूज किया जाता है। ये कौन सी हो गई? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पे आपके बिना पर्यवेक्षण के सीखना है, ये उसी का आंसर है। आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये वही जानकारी है पेड बैच के बारे में। जिन लोगों को भी क्लासेज अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं आप लोग, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको आगे भी बढ़ाएं, शेयर करते रहें अपने आसपास फ्रेंड्स के साथ, जो भी है आपके रिश्तेदार वगैरह। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।